आज गवर्नमेंट और पीडीएम के मुज़ाकरात का आखिरी दिन है। और आज ये आखिरी दिन क्यों है, उसकी वजह यह है कि पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से एक नया रास्ता निकाला है। और ये रास्ता ऐसा रास्ता है कि जो पीटीआई को बहुत ज़्यादा सूट करता है। और अगर ये रास्ता निकल आया तो पीडीएम इंतहाई हैरत के समंदर में गुम हो जाएगी, आप देखिएगा। अब वो नया रास्ता है क्या, ये हम आज के वीलॉग में इंकशाफ करेंगे। और मेरा ख्याल ये है कि ये इंकशाफ खासी हद तक पूरे पाकिस्तान को हैरान कर देगा। दूसरा, आज सुप्रीम कोर्ट में 8 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अज़कुर नोटिस के जो अख्तियारात है 184(3) के तहत, उसके अंदर जो पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया था, वो उस बिल का नाम है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल। इसको ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 8 रुकनी बेंच ने स्टे ऑर्डर दे के रोक दिया था। अब आज उस पर हेयरिंग है और ये हेयरिंग बहुत अहम है क्योंकि अब वकला बॉडी इस हेयरिंग के खिलाफ खड़ी हो गई है और वकला ने धमकी दे दी है कि अगर ये स्टे ऑर्डर वापस ना लिया गया और इस बिल को प्रोसेस ना करने दिया गया तो हम पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज करेंगे। वकला किस किस्म का एहतजाज कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 8 रुकनी बेंच, उसके पास आज क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, ये भी हम आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। और आखिरी और सबसे हैरान कुन चीज़ ये है कि जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साहबजादे नजम साकब से रिलेटेड एक ऑडियो आई, उसके अंदर जो लेन देन है उसमें से कुछ चीज़ें हम आज आपके सामने पेश कर रहे हैं। और ये वो चीज़ें जो अब तक मीडिया के सामने नहीं आई क्योंकि पीटीआई के अंदर से कुछ लोग दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं। और ये दिहाड़ियाँ लग कैसे रही हैं, ये हम आपको बताएंगे कि तरीक़ाकार क्या इख्तियार किया जा रहा है। और ये भी मेरा ख्याल ये है कि आपको हैरान कर देगा कि इमरान खान साहब के दाएं बाएं हो क्या रहा है। पीटीआई और पीडीएम के दरमियान एक मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ था और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने पे हुआ था। और शाह महमूद कुरैशी साहब पीटीआई की तरफ से इसे लीड कर रहे थे जबकि इसाक डार साहब दूसरी तरफ से इसे लीड कर रहे थे। 2 इसके राउंड्स हो चुके हैं, आज उसका तीसरा राउंड है। और इस तीसरे राउंड से पहले कुछ डेवलपमेंट्स हुई जो हम आज के व्लॉग में आपको डेफिनेटली बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये बताते चलें कि ये मीटिंग आज 11 बजे होनी थी लेकिन अब ये रात को 9 बजे हो रही है। ये 11 से 9 बजे शिफ्ट क्यों हुई, इसके लिए कुछ लोगों का ये कहना है जो मार्केट के अंदर मौजूद है, उन लोगों का ये कहना है कि आज दोनों फ्री कैन यानी गवर्नमेंट और उसके साथ साथ पीटीआई दोनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हेयरिंग देखना चाहती हैं। वो ये देखना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज क्या फैसला करती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास आज 2 केसेस होंगे। पहला केस जो है वो 8 रुकनी बेंच का केस है। अगर आपको याद हो तो 13 अप्रैल को इस 8 रुकनी बेंच ने जो पार्लियामेंट का एक बिल था जिसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कहा जाता है, इसमें क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आइन एक इख्तियार देता है कि वो अज़कुर नोटिस ले सकते हैं और इस इख्तियार को 184(3) कहते हैं। तो इस इख्तियार को पार्लियामेंट हाउस ने थोड़ा सा ट्रिम कर दिया, तो उसमें कुछ तब्दीलियां कर दी थी। अब सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस इख्तियार पर नोटिस नहीं ले सकते बल्कि ये इख्तियार 3 रुकनी कमेटी के पास चला जाएगा और तीनों रुकनी जो कमेटी होगी वो मोअज़्ज़ज़ जजों पर मुश्तमिल होगी। तो इस पर ज़ाहिर है पार्लियामेंट ने जब बिल पास किया तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 रुकनी बेंच ने इस बिल के खिलाफ स्टे ऑर्डर दे दिया और आज उस स्टे ऑर्डर की हेयरिंग है। और आज ये सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच ये फैसला करेगा कि क्या इस बिल की इजाज़त हुकूमत पाकिस्तान को या पार्लियामेंट को दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। तो आज बाकायदा उसकी हेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दोनों फ्री कैन ये चाहते हैं कि इसकी जो पहली हेयरिंग है उसको देख लें। और इसके साथ साथ आज से 4 दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 3 रुकनी बेंच ने 14 मई के हवाले से जो इलेक्शंस हैं पंजाब के अंदर उसकी हेयरिंग की थी और उस पे ऑर्डर ऑफ द डे जो था वो जारी नहीं किया गया। और उस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि हमारी जो भी राय है हम उसे ऑर्डर में डिक्लेयर करेंगे। तो शायद पीटीआई का और पीडीएम का ख्याल है कि शायद आज वो ऑर्डर आ जाए और अगर उस ऑर्डर को पढ़ लिया जाए तो फिर उसके बाद मुज़ाकरात का फैसला कर लिया जाए। तो आज इन दोनों चीज़ों पे दोनों फ्री कैन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ देखेंगे और इस दौरान अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई डिसीजन आ गया तो फिर वो डिसीजन इन मुज़ाकरात की टेबल पे असरअंदाज होगा। फिर ये फैसला होगा कि मुज़ाकरात किस करवट बैठेंगे। लेकिन उस तरफ जाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि दोनों तरफ से तकरीबन मुज़ाकरात में डेडलॉक का ऐलान कर दिया गया है। आप ख्वाजा आसिफ साहब के ख्यालात सुन लीजिए, वो ये कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात इत्माम हुज्जत था
और हम ये चाहते थे कि इमरान खान साहब एक्सपोज हो जाएं और जो इमरान खान साहब करना चाहते हैं कर लें। फिर जावेद लतीफ़ साहब ने कल धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने परखचें उड़ा के रख दी है। फिर मरियम नवाज साहबा की तरफ से कल तकरीर के अंदर जो कहा गया वो भी सब कुछ ऑब्वियस है। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अब जो बार बार कहा जा रहा है, फिर इमरान खान साहब ने कल कह दिया कि कल के जो मुज़ाकरात होंगे उसमें हमारी तरफ से एक शर्त पेश की जाएगी कि गवर्नमेंट 14 मई से पहले पहले तीनों असम्बलियाँ यानी वफाकी असम्बली और 2 सूबों की असम्बलियाँ तोड़ के इलेक्शन का ऐलान करे। ये हम जो सितंबर वाली ऑप्शन है वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं। लिहाजा इमरान खान ने ओवर रूल कर दिया इन मुज़ाकरात को। तो इमरान खान साहब की तरफ से भी एक लाइन क्लियर आ चुकी है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से क्लैरिटी है, उस साइड पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से क्लैरिटी है और साथ साथ इमरान खान साहब की तरफ से भी क्लैरिटी आ चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम फ़रीक़ैन जो है वो अब मुज़ाकरात को कामयाब होता हुआ नहीं देखना चाहते या मुज़ाकरात में आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो अब ये डेडलॉक तीनों साइडों से आ चुका है। लिहाजा मुज़ाकरात की डेस्टिनी जो है ना वो सबके सामने है कि अब मुज़ाकरात का अमल ख़त्म हो चुका है और अब ये उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा ख़ास। लेकिन यहाँ पे PTI ने एक नया रास्ता निकाला है। वो रास्ता बड़ा दिलचस्प है जिसका हमने शुरू में आपको हवाला भी दिया था कि अब PTI एक पिटीशन दायर कर रही है। बल्कि कुछ वकला का तो ये कहना है कि फवाद चौधरी साहब ने ये पिटीशन दायर कर दी है और इस पिटीशन पे बाकायदा नंबर भी लग चुका है और अब इसकी किसी वक्त भी हेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये पिटीशन बड़ी दिलचस्प है। पिटीशन में ये प्ली ली गई है कि 2 सूबों के अंदर असम्बलियाँ तोड़ी गई थी, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर। वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने और दोनों पार्टीज़ ने मिलकर, गवर्नमेंट और अपोजिशन ने मिलकर वहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई थी। पंजाब के अंदर ज़ाहिर है वो इलेक्शन कमीशन ने बनाई थी और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपोजिशन और गवर्नमेंट ने मिलकर वहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई। अब इन दोनों केयर टेकर गवर्नमेंट्स ने 14 अप्रैल तक और 15 या 16 अप्रैल तक इलेक्शन करवाने थे, लेकिन अब ये गवर्नमेंट्स जो हैं वो ज़ाहिर है इलेक्शन नहीं करवा पाई, इलेक्शन कमीशन भी नहीं करवा पाए और इलेक्शन का इशू जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है। और इस दौरान जो 90 दिन की मुद्दत थी केयर टेकर गवर्नमेंट्स की वो ख़त्म हो चुकी है। लिहाजा अमलन पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त कोई गवर्नमेंट नहीं है। केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उनकी मुद्दत ख़त्म हो गई और जो पहले गवर्नमेंट्स थी वो ज़ाहिर है असम्बलियाँ टूटने की वजह से ख़त्म हो गई। तो अब वहाँ पे दोनों सूबों के अंदर एक वैक्यूम है। तो पिटीशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन दोनों केयर टेकर गवर्नमेंट्स को ख़त्म करके इन दोनों सूबों का इंतज़ाम जो अपने पास अपने कंट्रोल में ले लें। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला करे कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उन्होंने किसी को अपना नुमाइंदा बनाना है, पंजाब के अंदर भी उनकी तरफ से कोई नुमाइंदगी करेगा, या फिर ये हो सकता है कि बराह रास्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन दोनों सूबों का इंतज़ाम अपने कंट्रोल में लेके वहाँ पे जब तक इलेक्शन नहीं होते उस वक्त तक इस गवर्नमेंट को चलाएं। अब इस पिटीशन की बैकग्राउंड ये है कि ये पिटीशन जो है ज़ाहिर है चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मर्ज़ी से, महमूद खान साहब की मर्ज़ी से ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँची और आज वहाँ पर दायर भी की गई। लेकिन ज़ाहिर है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि बाकायदा जो मुतलका फोरम्स हैं वहाँ पे जाए और इसके अंदर कुछ लूप होल्स हैं जिनको जब तक कवर नहीं किया जाता तो ये पिटीशन कबूल नहीं की जा सकती। अब इशू इसके अंदर ये है कि PTI जो है वो इस पिटीशन पे पूरी तरह कायल है और PTI का ख्याल ये है कि यही एक रास्ता है जो इस सारे बहरान से मामलात को सेटल कर सकता है, क्योंकि अब अगर केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं तो वो गैर कानूनी है और अब अगर इन गैर कानूनी केयर टेकर गवर्नमेंट्स को ख़त्म कर दिया जाता है तो एक नया वैक्यूम क्रिएट होगा और इस वैक्यूम को ज़ाहिर है कोई फिल नहीं कर सकेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर इसे फिल करती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर दोनों सूबों के इंतज़ाम अपने हाथ में लेती है तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगा। तो अब इशू ये है कि अगर ये पटिशन आने वाले दिनों में कबूल कर ली जाती है, क्योंकि PTI इस पर बहुत पूरी उम्मीद है, और अगर ये कबूल हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या फिर हाई कोर्ट्स दोनों सूबों की वो अगर इख्तियारात दोनों सूबों के अपने हाथ में ले लेती हैं तो फिर मेरा ख्याल है इमरान खान साहब का इशू बड़ी हद तक हल हो जाएगा। फिर अगर ये इलेक्शन 14 सितंबर को या 14 जुलाई को या 14 मई को नहीं भी होते तो इमरान खान साहब को फिर कोई नुकसान नहीं। फिर उसके बाद ये 8 अक्टूबर को जब सारी गवर्नमेंट्स ख़त्म होंगी और फिर मुद्दत ख़त्म होगी तो फिर डेफिनेटली नए सिरे से ये प्रोसेस चल जाएगा और इस दौरान इमरान खान साहब को पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मज़ीद 3 महीने मिल जाएंगे और इन 3 महीनों में इमरान खान साहब वहाँ पे बहुत कुछ कर सकेंगे जो ज़ाहिर है इस वक्त पावरलेस होने की वजह से वो नहीं कर पा रहे। तो ये एक पिटीशन है जिस पे PTI बहुत ज़्यादा सीरियस है और एक नया रास्ता PTI समझती है कि हम निकाल सकते हैं और इनका ख्याल ये है कि शायद कोर्ट्स अदालतें इनको इस मामले में सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत पूरा उम्मीद है इस सिलसिले में। और अगर ये हो जाता है तो फिर वाकई इमरान खान साहब को इलेक्शंस की कोई ज़रूरत नहीं, फिर इमरान खान साहब के खासे मसाइल हल हो जाएंगे। अब अगला सवाल ये है कि क्या वाकई
ये पटिशन जो है इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट से इसको इंटरटेन कर सकती हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये इतनी पोलराइजेशन है इस वक्त, उसका चांस है कि ये पटिशन भी एक्सेप्ट कर ली जाए और इस किस्म का कोई डिसीजन भी हो जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान में अब कोई चीज़ नॉर्मल तो हो नहीं रही। जब इतनी ज़्यादा एबनॉर्मलिटीज़ हैं तो उन एबनॉर्मलिटीज़ में एक ये भी सही। अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 8 रुकनी बेंच आज बैठेगा, लेकिन उससे पहले कोयटा के अंदर जो पाकिस्तान की सारी बार काउंसिल्स हैं वो इकट्ठी हुई थी और वहाँ पे जो तकरीरें की गई थी इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में वो इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल हैं। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कुछ जजेस का नाम ले लेके, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी शामिल है, ये इल्ज़ाम लगाया गया सीनियर वकला की तरफ से कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक्सटेंशन चाहते हैं और इनका मकसद ये है कि सितंबर से पहले पहले इमरान खान साहब को 2/3 मेजॉरिटी दिलवा के उनको कौमी असम्बली में लाया जाए और उसके बाद वो 2/3 मेजॉरिटी से आइन के अंदर तब्दीली करके जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनको 3 साल की एक्सटेंशन दे दें और इसके बाद जो बाकी जो जजेस हैं जो सीनियर मोस्ट हैं वो रिटायर हो जाएंगे इस दौरान, और फिर वो जजेस सामने आ जाएंगे तरक्की करके ऊपर आ जाएंगे जो इमरान खान साहब को फेवर कर रहे हैं। इसके साथ साथ वहाँ कन्वेंशन के अंदर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब की हमायत में नारे भी लगे और ये भी कहा गया कि हमारे चीफ जस्टिस वो हैं। तो अब साथ ही वकला ने ये ऐलान भी कर दिया है कि अगर मंगल को यानी आज के दिन 8 रुकनी बेंच स्टे ऑर्डर खारिज नहीं करता और पार्लियामेंट का जो बिल है उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर वकला पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज करेंगे। वकला एहतजाज करेंगे क्या, अभी ये अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन वकीलों की तरफ से ये दावा कर दिया गया है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब के जो वकला हैं जो उनके साथी हैं, क्योंकि बार भी इस वक्त डिवाइडेड है, वो ये कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो अब आप देख लीजिए कि कुछ वकला जो हैं वो भी डिवाइडेड हैं, वो भी एक धड़े और दूसरे धड़े के साथ साथ खड़े हैं। और इस तरफ पार्लियामेंट है और फिर इंतज़ामिया है और फिर इसके साथ साथ अवाम पाकिस्तान है और फिर इसके साथ साथ बाकी हालात हैं वो आपके सामने। तो ये एक नई पोलराइजेशन है जो आज स्टार्ट हो रही है। और अब हम आखिरी इशू की तरफ आते हैं कि इमरान खान साहब के गिर्द लोग टिकटों के मामले में कितनी बेईमानी कर रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर जी सर हाँ सर, जी ये आपके एफर्ट्स सारे रंग ले आए हैं। सर मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई हुई है। अच्छा सर, हाँ जी, तो अब बताएं अब क्या करना, क्या अब अभी टिकट तो छपवा रहे हैं, पहले ये छाप देना, ये इसमें लेट ना करें, टाइम बहुत थोड़ा है। बस बाबा को मिलने आ जाए शुक्रिया अदा करने के लिए और कुछ हाँ नहीं। ऑब्वियसली, क्या सी बात वो कर रहे हैं। वो आ जाएंगे 11 बजे तक ऑफिस, 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, उनको टिफिन डालने आ जाएंगे बस। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। बहुत ज्यादा। अच्छा नहीं, मैं सोच रही थी कि पहला अंकल को लावा या शामी टिकट जमा करा के आवा। वो मर्जी है तेरी, मर्जी है तेरी, वो देख, लेकिन उनको आज के दिन में मिल जरूर ली बाबा को बस। हाँ ऑब्वियसली, आज सीधा इमरान को लाना है बस ठीक है। हाँ इंशाल्लाह। टिकट 12 बजे तक टाइम खत्म हो जाना है। टिकट छपवाएं, तस्वीर भेजें करें और फिर वो करके आए फिर दफ्तर है। ठीक है, आ जाए। ओके ओके। व्हाट्सएप देखो। हाँ ये अबू सर ने भेजी तुम्हें? यार मैं भी कोई चीज हूँ, नहीं अबू सर ने भेजी, तुम्हें डायरेक्ट आई है। मुझे डायरेक्ट भी आ सकती है, जरूरी तो नहीं अबूजर ही भेजा है चीज। मैं इसके ऊपर से आऊँ? आना तो आ जाओ, वैसे तो मुझे से ही नहीं भेजी है। अच्छा तो काम किसने करवाया था? मैंने तो नहीं करवाया। बस गुड हो गया। तो क्या सीन है? कर ले दो बात ना। ओके क्या मतलब बात कर लेता हूँ, डन डिसाइडेड था। हेलो करके बात कर लूँ कि भेजो सामान मुझे। बेसमान भेजो नहीं, एक 20 से नीचे ना लेना तो मैं टांगे तोड़ दूंगा। यार तुम फिर फोन पे बातें कर रहे हो कि भाई यार उजैर, मतलब कि मेरे तो कोई इतना इशू कोई नहीं, एक 20 से नीचे ना लेना उससे। ओके मैं बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ी चीज है उजैर। नजम जबान हुई हुई है ना, मैं जबान तुम तो मेरे लिए तो होगे, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। चलो ओके बताता हूँ। मैं वरना डायरेक्ट हो जाऊंगा और तो कुछ नहीं कर सकता मैं। कह दो वो ज्यादा बेहतर है। कह वो दो। उसने वो दफ्तर आ रहा है मेरे पास जमा करवा के। ओके तुमने आना, तुम भी आ जाओ। ओके चल। आपने यकीनन ये ऑडियो सुनी होगी जिसमें साकिब निसार साहब जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनके साहबजादे नजम साकिब अपने एक दोस्त से बात कर रहे हैं जिनका नाम अबू जर चदड़ है और ये वकील हैं और इनके पुराने क्लास फेलो दोस्त हैं। पहले उनसे बात कर रहे हैं टिकट के मामले में और फिर अपने जो दूसरे दोस्त हैं मियाँ उज़ैर, उनसे बात कर रहे हैं। अब ये 3 दोस्त हैं जो एक दूसरे के बड़े करीब हैं और टिकट का मामला है
और अब अबूज़र चदर साहब ने ये टेलीविज़न चैनल्स पे तस्लीम भी किया है कि साकिब निसार साहब ने मेरी सपोर्ट की थी और जस्टिस साकिब निसार साहब भी ये मान चुके हैं कि मैंने इनकी सिफारिश की थी और मैं एक प्राइवेट आदमी हूँ, मैं सिफारिश कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे है कि साकिब निसार साहब को क्या सिफारिश करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। और ये क्योंकि अबूज़र चदर साहब खुद वकील हैं, ये हाई कोर्ट के वकील हैं और ये नजब साकिब साहब के साथ काम भी करते रहे हैं, तो अब एक हाई कोर्ट का वकील हो और ज़ाहिर जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड भी बिल्कुल नहीं, उसने कभी सियासत नहीं की, वो हाई कोर्ट की वकालत करते करते पीटीआई में शामिल हुआ, फिर उसे कौन इस लेवल पे लेके आया कि फौरी तौर पर उसको टिकट भी मिल गया। ये ज़ाहिर है पार्टी का काम मामला है और उसके बाद साकिब निसार साहब का मामला है और नजब साकिब साहब अगर कुछ सिफारिश करके कोई 1 करोड़ 20 लाख रुपए लेना चाहते हैं, ये भी इनका ज़ाती मामला है। लेकिन मामला जो टिकटों का है पीटीआई के अंदर, उसमें एक चीज़ जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ वो बड़ी दिलचस्प है। एक साहब है जिनका नाम हाफिज़ फ़रत है। हाफिज़ फ़रत साहब पहले जमात इस्लामी में होते थे, ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे और उसके बाद फिर ये इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन में आए, इमरान खान साहब के करीब पहुँचे और 2018 के इलेक्शन में भी इन्हें एमपीए का टिकट दिया गया था, लेकिन ये वहाँ से कामयाब नहीं हो सके थे। अब जब इमरान खान साहब लाहौर गए तो हाफिज़ फ़रत साहब इमरान खान साहब के बहुत करीब आ गए। अब आज कल इनका वही किरदार है जो कभी ओन चौधरी साहब का होता था। ये इमरान खान साहब की मीटिंग्स तय करते हैं, ये इमरान खान साहब की मीटिंग्स के अंदर शामिल होते हैं, ये लोगों को गेस्टों को रिसीव करते हैं, ये गेस्टों को बाहर छोड़ के आते हैं। तो अब जो इमरान खान साहब का सारा मामला जो है वो जो आप समझे कि जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है, इंटरनल इस्टेब्लिशमेंट है, उसको हाफिज़ फ़रत साहब चला रहे हैं। हाफिज़ फ़रत साहब जो हैं ज़ाहिर है एक नेक नीयत इंसान होंगे, मैं उनकी इंटेग्रिटी पे कोई एतराज़ नहीं करता और मैं आपस की बात है इन्हें ज़ाती तौर पर जानता भी नहीं, मैंने सिर्फ इनके बारे में सुना हुआ। अब क्योंकि इन्हें इमरान खान साहब ने पीपी 157 का टिकट भी दे दिया, अब ये टिकट पे ये इलेक्शन भी लड़ रहे हैं लाहौर से, तो ज़ाहिर है पार्टी का अपना फैसला है, वो जिसको टिकट देती है दे, जिसको ज़्यादा बाएतमाद समझती है बाएतमाद समझे। लेकिन हाफिज़ फ़रत साहब की बुनियाद पे बेशुमार लोग इस वक्त पीटीआई के वो पैसे कमा रहे हैं इमरान खान साहब की वजह से। अब सवाल ये है कि ये पैसे कैसे कमाए जा रहे हैं। सर होता ये है कि हाफिज़ फ़रत साहब क्योंकि इंटरनल आदमी हैं, जब टिकटों का फैसला हुआ था तो हाफिज़ फ़रत साहब के पास सारी लिस्टें थी, उनको ये पता था कि कौन कौन लोग अप्लाई कर रहे हैं और फिर किस किस आदमी के बारे में फ़ैसला हो गया कि अब इसको टिकट मिलना है। तो कुछ लोग जो थे वो हाफिज़ फ़रत साहब के साथ राब्ते में थे, जिसमें एक साहब फ़रख हबीब साहब भी हैं जो पहले ज़ाहिर मिनिस्टर भी रहे हैं, फैसलाबाद से उनका ताल्लुक़ है, वो भी हाफिज़ फ़रत साहब के साथ राब्ते में। तो ये लोग हाफिज़ फ़रत साहब से पूछ लेते थे कि फ़लाँ हल्के का क्या बना, फ़लाँ हल्के में कौन आदमी जो है वो हॉट कैंडिडेट है और कौन सा शख्स जो है वो उसके ज़्यादा चांसेस है और किसको टिकट मिल रहा है। तो ये हाफिज़ फ़रत साहब ज़ाहिर है या जानबूझ के या मेरा ख़्याल है नादानिस्तगी में ये मालूमात शेयर करते रहे और ये लोग क्या करते थे कि फिर उसके बाद मुतल्लका आदमी जिसको टिकट मिल जाता था उसको बुला के कहते थे लो जी तुम्हारा टिकट फाइनल हो रहा है, बस इतने पैसे दे दो, कल तुम्हारा टिकट अनाउंस हो जाएगा और अगर तुम पैसे नहीं दोगे या कमिटमेंट नहीं करोगे तो फिर तुम्हें टिकट नहीं मिलेगा। अब ये जो टिकट लेने वाले लोग हैं ये बड़े अमीर लोग होते हैं, इनके पास बड़ा पैसा होता है, तो इसमें से बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने फौरी तौर पर पैसे दे दिए और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने वादा कर लिया कि जी हमें अगर टिकट मिल जाएगा तो हम आपको डेफिनेटली पैसे दे दें। तो इसमें से ज़ाहिर है टिकट तो फाइनल हुआ है, अगले दिन वो जब टिकट अनाउंस हो जाता था तो फिर ये लोग उससे पूछते थे कि हाँ जी देखें हमने जो आपसे वादा किया था वो पूरा हो गया, अब हमारे पैसे कटो, साढ़े पैसे कटो, साढ़े पैसे हथे रखो। तो ये होता। अब इसमें फ़रख हबीब साहब ने भी फैसलाबाद के अंदर खासी दिहाड़ियाँ लगाई। कुछ लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि किस फार्म हाउस में कितना सौदा हुआ और किस ड्राइंग रूम में कहाँ पे क्या काम हुआ और किस मिल के अंदर जाके किस साहब को बुलाया गया और उससे कितने पैसे लिए गए। और ये जो पैसे लिए जाते थे ये मालूमात की बेस पे लिए जाते थे। अब मुझे नहीं पता कि ये जो नजम साकिब साहब हैं इन्होंने वाकई सिफारिश की थी या फिर ये हाफिज़ फ़रत का नेटवर्क है और वहीं से उनको पता चल गया कि अब अबूज़र चदर साहब जो हैं उनको टिकट मिल रहा है या उनका टिकट ओके हो गया और उसके बाद फिर वो ज़ाहिर मियाँ उज़ैर साहब को बताया जा रहा है कि हाँ जी वो हो गया है। अब मियाँ उज़ैर ये कह रहा है कि मैं ऊपर से आ जाऊँ, यानी ऊपर से आ जाऊँ कि कह दूँ फौरी तौर पे उसको, तो वो कह रहे हैं नहीं मुझे उसने ही बताया या मुझे अपनी भी मालूमात हुई है। तो हो सकता है ये जो 1 करोड़ 20 लाख की दिहाड़ी लगाई जा रही हो ये सिर्फ मालूमात की बुनियाद पे हो कि अब क्योंकि इसको टिकट मिल गया तो इससे जितने पैसे खींचे जा सकते हैं खींच लिए जाएँ। तो इमरान खान साहब को ये चाहिए कि अपने दाएँ बाएँ ज़रूर देख लें। हो सकता है बेशुमार लोग जो हैं सिर्फ आपकी कुर्बत की वजह से, इनकी कुर्बत की वजह से फ़ायदा उठा रहे हों और हो सकता है कि सिफारिश का काम ना हो, पैसों का लेन देन ना हो, सिर्फ मालूमात की बुनियाद पे या मालूमात की खरीदो फरोख्त की बुनियाद पे बहुत सारे धंधे चल रहे हों। तो पार्टी को बहरहाल इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए।